Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and we are discussing a lecture series PT 360 Economics Current Affairs. So let's start our discussion again and we will discuss in this particular lecture in initiatives of the fertilizer sectors. जो गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उर्वरक क्षेत्रक में, उस पे हम बात करते हैं। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है 2010 की, न्यूट्रिएंट बेस्ड मतलब पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी स्कीम, और इसमें जो है ये जो है 22 फर्टिलाइजर्स पे अप्लाई होगी। और यूरिया को छोड़ के जो 22 उर्वरक होंगे उस पे अप्लाई होती है। एंड इसके लिए जो एमआरपी होगी वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो मूल्य होंगे, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो उर्वरकों के मूल्य होंगे और एक्सचेंज रेट होंगे, उसको ध्यान में रख करके डिसाइड किया जाएगा। नीम कोटेड यूरिया क्या है? नीम कोटेड यूरिया का जो बेनिफिट है वो है कि जो ये मिट्टी के अंदर जो यूरिया का डिसोल्यूशन होता है, जो घुलने की प्रक्रिया होती है, उसको ये धीमा कर देती है नीम कोटेड एरिया। इससे क्या होता है कि जो यूरिया होती है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया मिट्टी में यूरिया के घुलने की जो दर है उसको कम कर देती है, जिससे कि कम यूरिया की जरूरत पड़ती है। और इट स्टॉप्स इलीगल डाइवर्जन ऑफ यूरिया फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ये जो है यूरिया के नॉन एग्रीकल्चर यूजेस जो है, गैर कृषि कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाने लगता है, लाइक केमिकल फैक्ट्री में या फिर विस्फोटक बनाने के लिए, उसको जो है ये रोकता है नीम कोटेड एरिया जो है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया 1987 में इसको डेवलप किया गया था। और ये जो है इंडियन जो भारतीय मसाले होते हैं, इनके विकास और इनको प्रमोट करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए लेकर के आया गया था। और ये 1987 में लेकर के आया गया था। और इस मसाला बोर्ड एक्ट अधिनियम 1986 के तहत जो है इसको लेकर के आया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोच्चि में। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोच्चि में। और ये जो है one of the five statutory boards functioning under the Commerce and इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय के अंदर जो 5 बोर्ड्स काम करते हैं उसमें से एक है जो है आपका कॉफी बोर्ड, दूसरा है रबर बोर्ड, तीसरा है टी बोर्ड, और चौथा है टोबैको बोर्ड, एंड पांचवा है स्पाइस बोर्ड। ठीक है। एंड कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन क्या है? ये फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और डब्ल्यूएचओ के द्वारा, एफएओ और डब्ल्यूएचओ के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। कोडेक्स एलिमेंटेरियस एलिमेंटेरियस कमीशन। और ये जो है प्रोटेक्ट्स हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स एंड इंश्योर्स फेयर प्रैक्टिसेस इन द फूड ट्रेड। जो खाद्य का से संबंधित व्यापार होता है उसमें मतलब एक तरीके से जो निष्पक्ष उसका संचालन होता है उसको सुनिश्चित करता है, और जो उपभोक्ता होते हैं उनके उपभोक्ताओं के हेल्थ को सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है। और ये इसमें 180 मेंबर कंट्रीज हैं। कृषि कल्याण सेस, केकेसी केकेसी, ये जो है सभी सर्विसेज पे अप्लाई किया जाने वाला सेस या उपकर है। ठीक है। एंड इट इज सोलली यूज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये कृषि और जो कृषक कल्याण है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जा रहा है। टैक्स जो होता है वो क्या होता है? मनी दैट गवर्नमेंट टेक्स फ्रॉम योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं, अगर आप किसी चीज की बिक्री करते हैं, खरीदते हैं, उस पर जो भी गवर्नमेंट लेती है पैसा, वो टैक्स होता है। और लेवी क्या होता है? इज ए एक्ट ऑफ चार्जिंग टैक्स। चार्ज लगाना या टैक्स लगाने का जो प्रक्रिया है उसको लेवी कहते हैं। सेस क्या होता है? इट मीन्स टैक्स लेवीड बाय गवर्नमेंट टू रेज फंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो गवर्नमेंट फंड्स रेज करती है, उस उस पर जो है टैक्स जो लगाया जाता है उसको सेस बोलते हैं। और ये टैक्स के ऊपर टैक्स भी कहा जाता है, टैक्स ऑन टैक्स। और जो सरचार्ज है, इट इज ए सरचार्ज
ऑन एनी टैक्स चार्ज ऑन दिस टैक्स ऑलरेडी पेड, जो पहले से ही जिसका भुगतान किया जा चुका है जिस कर का, उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है और गवर्नमेंट इसको कहीं पर भी खर्च कर सकती है। और ये जो सेस होता है इसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया पे ये खर्च किया जाता है। ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी एंड बॉर्डर टैक्स चार्ज ऑन गुड्स, जो वस्तुओं पर लगाया जाता है, और एक सीमा कर होता है। ये ड्यूटी एक सीमा कर होता है जो वस्तुओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड इश्यूज, उद्योग और उससे जुड़े हुए मुद्दे। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये जो है कंपनी लॉ कमिटी जो है CLC पर आधारित है, और जो कि श्री इंजेती श्रीनिवास कमेटी उन 2019 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। कंपनी लॉ कमेटी का श्री इंजेती श्रीनिवास कमेटी 2019 में किया गया था। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, मेजर जो अमेंडमेंट्स हैं वो क्या है? डीक्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस, रिमूव्स पेनाल्टी इम्प्रिजनमेंट फॉर 9 ऑफेंसेस, 9 जो ऐसे ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जिसके तहत जो है इम्प्रिजनमेंट और जो पेनाल्टी है उसको हटाया जा रहा है। और ये जो है नॉन कॉम्प्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, इससे संबंधित होता है। हालांकि देयर विल बी नो टैक्सेशन फॉर सीरियस ऑफेंसेस, जो गंभीर अपराध होंगे उसके लिए, जैसे कि फ्रॉड हो गया, उसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। आप उस वो ऐसा काम करोगे तो कंपनी एक्ट के तहत जो है आपको पनिश किया जाएगा। इट एक्सटेंड्स टू ऑल प्रोड्यूसर कंपनीज, सारी जो उत्पादक कंपनीज हैं वहां तक इसको फैलाया गया है, और जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वहां तक इसको exclusion from the listed companies. It empowers centers in consultation with the SEBI. सेबी के साथ जो है सलाह करने के बाद यह सेंटर को एम्पावर्स करता है। एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज विद द CSR लायबिलिटी ऑफ अप टू Rs 50 lakh a year from setting up CSR कमेटी, जो कंपनियां हैं CSR लायबिलिटी जो जिनका जो है 50 लाख से ऊपर का है एक सालों में, वो CSR कमेटीज गठन की जाती है। एंड बेंचेस ऑफ द NCLT, एस्टेब्लिश्ड बेंचेस ऑफ NCLT इन न्यू दिल्ली, NCLT की जो बेंचेज हैं वो नई दिल्ली में एस्टेब्लिश की गई हैं। कंपनी एक्ट 2013 क्या है? इट रेगुलेट्स इनकॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स एंड डिसोल्यूशंस ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशंस होते हैं, जो उसके दायित्व होते हैं, जो इसके डायरेक्टर्स होते हैं, जो डिसोल्यूशंस होते हैं, उसको ये विनियमित करता है। और ये जो है एक जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो योगदान है बड़ी कंपनियों का, उसको मैंडेटरी बनाया गया इसमें 2013 के कंपनी एक्ट में। और जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है और जो NCLT है, वो इसके तहत गठित की गई थी। यानी कि इसमें CSR को कंपल्सरी बनाया गया था, और जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है और जो NCLT है उसका गठन किया गया था इसके तहत। फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, ये जो है फैक्ट्री जो 2001 में फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट है उसको उसमें संशोधन प्रोवाइड कराता है। 2011 में जो फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट आया था फैक्ट्रियों को विनियमित करने के लिए, उसमें संशोधन है फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। और ये इट इट इज टू वाइडन स्कोप ऑफ एंटिटीज व्हिच कैन एंगेज इन द फैक्टरिंग बिजनेस, जो उन एंटिटीज को स्कोप के लिए स्कोप को बढ़ाता है जो कि फैक्टरिंग बिजनेस में शामिल हो सकती हैं। और ये MSME की भी मदद करता है, उनको जो है एडिशनल एवेन्यू जो है क्रेडिट फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड करके MSMEs को भी मदद करता है, स्पेशली थ्रू द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के तहत। अब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंसिंग और डिस्काउंट काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल
ऑफ एमएसएमईज को जो है फैसिलिटेट करता है, जो कि मल्टी फाइनेंसर्स के द्वारा किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फॉर फैसिलिटेटिंग फाइनेंस एंड डिसकंटिन्यूइंग द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एमएसएमई थ्रू द मल्टीपल फाइनेंसर्स। L2 Pro India learn to protect, secure and maximize your innovation। ठीक है, अपने इनोवेशन को और बढ़ाने के लिए सीखना, सुरक्षा करना, उसको सिक्योर करना, उसको मैक्सिमाइज करना, ये जो है एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और जो ये एड एंड इनेबल्स टू अंडरस्टैंड आईपीआरस, जो आईपीआरस को समझने के सक्षम बनाता है, उनके इन ऑनरशिप, उनके स्वामित्व और उनके प्रोटेक्शन के लिए। हार्मोनाइज सिस्टम क्या होता है, एचएस कोड क्या होता है, ये एक 6 अंकों वाली आइडेंटिटी कोड है जो कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये उन जो भाग लेने वाले कंट्रीज हैं उनको इस बात के लिए अनुमति देता है कि वो जो ट्रेड गुड्स हैं, जो व्यापार की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनको सामान्य आधारों पर कस्टम पर्पज से जो है विभाजित कर सके। और कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इस कोड को जो है का प्रयोग जो है सारी जो कमोडिटीज होती हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आती हैं, उनको क्लियरेंस देने के लिए करते हैं इस कोड का प्रयोग। इंडिया के पास 8 डिजिट का इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड है, जो कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ द कोडिंग पर ही आधारित है। अब डब्ल्यूसीओ क्या है? डब्ल्यूसीओ एक इंटर गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका मिशन क्या है? इसका मिशन है कस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर उसको उसके प्रभावकारिता को बढ़ाना और उसकी कार्यदक्षता को मजबूत बनाना है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाट इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल, बायोलॉजिकल, फिजिकल सिस्टम्स और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस एंड मशीन्स को जो है इंडिकेट करता है, ताकि जो है इसके लिए ऑप्टिमम प्रोसेस शुरू किया जा सके। मतलब इसमें डिजिटल, बायोलॉजिकल, फिजिकल सिस्टम्स जो कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन होता है वो ह्यूमन और मशीन्स के बीच में, मनुष्य और मशीनों के बीच में जो एक ट्रांसफॉर्म एकदम बिल्कुल बदले हुए लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है, उसको इंडिकेट करता है। और ये पहले जो 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस थे, पहला जो हुआ था स्टीम पावर्स को लेकर के, और दूसरा मैकेनिकल प्रोडक्शन, असेंबलिंग लाइंस एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग, इन सब पे हुआ था। तो इसमें इनके ऊपर ही आता है। और इसमें जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो है बायो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स एंड एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, और ड्राइवरलेस कार्स, स्मार्ट रोबोटिक्स, टफर मटेरियल्स एंड 3D पेंटिंग। मतलब बेसिकली इसमें ये जो बिग डेटा और आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग काफी ज्यादा किया जा रहा है। तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाएगा। और इसमें क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है मुंबई में लॉन्च किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुंबई में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जो सेंटर लॉन्च किया है वो मुंबई में किया है। और इस सेंटर ने कुछ ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन्स को जो है 3 प्रोजेक्ट्स के तहत चुना है। और जो चौथा ऐसा ही सेंटर जो है ये बनाया गया है सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग के बाद। सैन फ्रांसिस्को में पहला, दूसरा टोक्यो में, बीजिंग पे तीसरा और चौथा मुंबई में ऐसा सेंटर बनाया गया है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। और ये गवर्नमेंट और नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन लिमिटेड, एनपीसीसी, नेशनल प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण कोऑपरेशन लिमिटेड। और ये जो है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, जल संसाधन मंत्रालय के तहत आती है। एक जो है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण से संबंधित कंपनी है, जो कि जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाती है,
जो आर्थिक विकास के लिए काफी जरूरी है, जिनको कोर सेक्टर्स में लाइक इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, पावर एंड भारी उद्योग, इन क्षेत्रों में जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है उनको बनाने का काम ये करती है। और अभी न्यूज में ये इसलिए थी कि ये इसको जो है स्टेट ऑफ मिनी रत्न, सॉरी स्टेटस ऑफ मिनी रत्न, इसको मिनी रत्न का जो है स्टेटस दिया गया है कैटेगरी 1 के तहत। एनपीसीसी को, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न क्या होता है? ऐसी कंपनियां जो पिछले 3 सालों से लगातार कंटिन्यूअस प्रॉफिट में या लाभ में होती हैं, उनको मिनी रत्न कहा जा सकता है। और जो इनका नेट कुल जो इनकी आय होती है, वर्थ होता है, वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, उनको मिनी रत्न कहा जाता है। नवरत्न क्या होता है? नवरत्न 1957 में बनाए गए थे। मिनी रत्न कैटेगरी 1 में होते हैं, शेड्यूल ए में होते हैं कंपनी which have obtained excellent or very good rating under the MUS system of 3 and of last 5 years। पिछले 5 सालों में जो है तीन में ये जो है एक्सीलेंस या वेरी गुड रेटिंग प्राप्त किया हो। और ये बोर्ड ऑफ नवरत्न जो होता है, CPSE have delegated powers in the following area। जो बोर्ड ऑफ नवरत्न CPSE होता है, उसको ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के एरिया में, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर सब्सिडियरीज के एरिया में, मर्जर्स एक्विजिशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन सब के एरिया में इनको पावर्स मिला हुआ है। महारत्न क्या होते हैं? इनको महारत्न उनको दिया जाता है जो नवरत्न के स्टेटस को प्राप्त किया हुआ हो जिन्होंने। और ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, और जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड शेयर होल्डिंग्स होती है ये इनके पास होनी चाहिए। इनका जो एनुअल टर्म ओवर होता है वो जो 25,000 करोड़ पिछले 3 वर्षों में होना चाहिए, जो एनुअल टर्न ओवर होता है। और जो एवरेज एनुअल नेट वर्थ होता है वो कम से कम 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए पिछले 3 सालों में। और ये इसका जो है ग्लोबल स्तर लेवल पे भी ठीक ठाक प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब पहुंच इसकी ग्लोबल लेवल पे भी अच्छी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है स्पेसिफाइड रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018। और ये जो अमेंडमेंट्स है वो इट अमेंडमेंट्स प्रोविजंस ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये जो 1963 का स्पेसिफाइड रिलीफ एक्ट है उसको संशोधित करता है। और इसका लक्ष्य है वो इंडिया के रैंकिंग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडाइसेस में बढ़ाने का है। लक्ष्य इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग को अच्छा करने का है। और ये जो है ऐसे इश्यूज को एड्रेस करता है जो जैसे कि डिले इन रिलेशन ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है इन्फोर्स करने के लिए जो डिलेड होता है बाय सेटिंग अप स्पेशल कोर्ट्स, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं। और एक टाइमलाइन जो है डिफाइन किया जाता है, जो केसेस होते हैं उसके लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये जो है इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडाइसेस में स्थिति को सुधारने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 लेकर के आया गया था। एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT क्या है? इसका न्यूज कॉन्टेक्स्ट क्या था कि ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज रीनेम्ड एज अ डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP को ही DPIIT में बदल दिया गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में बदल दिया गया। और ये जो होता है ये स्टार्टअप्स फैसिलिटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो अन्य के बीच में होता है उसको जो है मैटर्स को डील करता है। और DIPP जो है 1955 में स्थापित किया गया था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। और ये 2000 में इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मर्ज कर दिया गया था। और ये जो है एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड को देखता है, और इसमें रिटेल ट्रेड, वेलफेयर ऑफ द ट्रेडर्स, व्यापारियों का कल्याण, उनके रोजगार, ये और खुदरा व्यापार, ये सब शामिल होते हैं। और इसके जो अन्य फंक्शंस होते हैं इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज, जो औद्योगिक नीतियों का निर्माण और उनसे संबंधित रणनीति बनाना, और इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक वृद्धि है उसको
उसकी निगरानी करना, फॉर्मुलेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसी, और एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको बनाना और उसका रेगुलेशन करना, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटिंग टू द वेरियस आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उससे संबंधित जो भी पॉलिसीज हैं उनको बनाना, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स विद द यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन औद्योगिक विकास संगठन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉ जो होती हैं, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉ है वो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 और शॉर्ट सेस एक्ट 1953 है, एंड पेटेंट एक्ट जो होता है 1970 है, एंड बॉयलर्स एक्ट 1923 है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है? ये उन बिजनेसेस की, इट इज दोज बिजनेस अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन द सप्लाइंग इसेंशियल गुड्स, जो जरूरी वस्तु होते हैं या सेवाएं होती हैं उनकी सप्लाई के लिए, जो आम जनता के लिए जो डेली की जरूरतें होती हैं उसको पूरी करने के लिए जो आपूर्ति की जाती है वस्तुओं की, उसके बिजनेस से संबंधित ये है। ठीक है। और इस इनका डेफिनेशन ये किया गया है कि एनी रेलवे सर्विसेज और एनी सर्विसेज इन कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ एनी मेजर पोर्ट या डॉक्स, कोई भी रेलवे जो सेवा है या फिर कोई भी वर्किंग ऑफ एनी मेजर पोर्ट्स या डॉक, कोई भी पोर्ट्स या डॉक है, एनी पोस्टल टेलीग्राफ या टेलीफोन सर्विसेज हैं जो, या कोई भी उद्योग और सप्लायर्स पावर्स हैं, लाइट है, वाटर टू द पब्लिक है, ये सब जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आता है। सॉरी। स्टार्टअप इंडिया हब। स्टार्टअप इंडिया हब क्या है? ये एक जो है सामान्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सारे हितधारकों को जो इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में है उनसे संबंधित है। जैसे कि स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, निवेशक जो होते हैं, मेंटोर्स जो उनका मार्गदर्शन करने वाले, एकेडेमिया, एंड टू डिस्कवर, कनेक्ट, एंगेज विद द ईच अदर, इन सबको एक साथ जो है जोड़ने के लिए स्टार्टअप हब इंडिया हब बनाया गया है। और ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के तहत आता है, ऑफिशियली इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट के तहत इसको लाया गया है। ये एक कॉमन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, याद रखो इस बात को, जो इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसके तहत। स्टार्टअप संगम इनिशिएटिव क्या है? स्टार्टअप संगम इनिशिएटिव जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये जो है इनोवेशन और डिस्ट्रप्शन जो होती है टेक्नोलॉजीज में, हैवी ऑयल्स एंड गैस इंडस्ट्रीज के टेक्नोलॉजीज में जो नवाचार और डिस्ट्रप्शन जो जो बाधाएं आती हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है। और ये कुछ सिलेक्टेड स्टार्टअप्स के साथ काम करेगा जो वेरियस एनर्जी फील्ड्स में काम करती हैं, जैसे कन्वर्टिंग वेस्ट प्लास्टिक टू द पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है, जो वेस्ट है, अवशिष्ट जो प्लास्टिक होता है, उसको पेट्रोलियम फ्यूल्स में बदलने के लिए, लाइक सोलर स्टोव जो है, सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टोव, मल्टीपर्पज फ्यूल, बहुउद्देशीय जो है ईंधन, जो एग्रीकल्चर वेस्ट वेस्ट या बायोमास से निकल करके आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट या बायोमास से निकल करके आता है। और लीक लीक डिटेक्टर्स फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है अगर वो लीक हो रहा है कहीं से तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इसको लेकर के आया गया है। और इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंस थ्रू इनोवेशन इन अल्टरनेटिव फ्यूल्स। जो वैकल्पिक ईंधन होते हैं उनमें नवाचारों के माध्यम से ये जो फ्यूल्स के ऊपर जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की उम्मीद है इससे। राजीव गांधी राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना क्या है? ये जो है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम्स है फॉर इंश्योर्ड पर्सन। जो बीमित व्यक्ति है उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम्स है, एंड हु आर रेंडर्ड जॉबलेस ड्यू टू द रीट्रेंचमेंट और क्लोजर्स ऑफ द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री के बंद होने की वजह से जो है जॉबलेस हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके लिए जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा इसमें। ठीक है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, शिप ब्रेकिंग यानी जो जहाजों को तोड़ते हैं, आई मीन कि जो जहाज पुराने हो जाते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, इनको बीचिंग, शिप रिसाइकलिंग जो है उनका रिसाइकलिंग किया जाता है, उनको डिसमेंटलिंग किया जाता है अलग। तो अलंग जो है, अलंग जो पोर्ट है गुजरात में, वो सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग साइट है इंडिया में, जहाजों को तोड़ने वाली सबसे बड़ा स्थल है वो अलंग गुजरात में। और ये जो है ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टील मिनिस्ट्री टू शिपिंग मिनिस्ट्री इन 2014। ये जो है 2014 में जो स्टील मिनिस्ट्री है उससे शिपिंग मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया गया था। और नेक्स्ट है लैंड बैंक। लैंड बैंक क्या है? यानी भूमि बैंक। भूमि बैंक जो है एक बैंकों का एक पूल है या समूह है जो गवर्नमेंट को इस बात की अनुमति देते हैं कि वो जो लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया को फॉलो किए बिना, आई मीन उनका वेट किए बिना कि लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, जो निवेशक है उनको लैंड देने के लिए। यानी कि लैंड बैंक में क्या होगा, भूमि मिलेगी, भूमि बैंक में भूमि दिया जाएगा उन निवेशकों को जो निवेश करना चाहते हैं। और इसके लिए जो प्रक्रिया है लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का, उसका इंतजार नहीं करना है, बस उनको दे देना है। and it is convinced to do away with regulatory process, ठीक है, and avoid any land acquisition related issue। ये जो है, जो ये रेगुलेटरी या विनियमन की प्रक्रिया होती है उसको अवॉइड करने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी है, ठीक है, को अवॉइड करने के लिए, और जो लैंड एक्विजिशन रिलेटेड जो भी इश्यू है उनको अवॉइड करने के लिए ये काफी सही है। एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करने में आसानी को और भी अधिक बढ़िया कर दे रहा है, मजबूत कर दे रहा है। और इसमें जो है निवेश को आकर्षित करता है, एंड प्रिवेंटिंग डिस्ट्रेस सेल्स एंड लैंड बाय फार्मर्स। और फार्मर्स के द्वारा जो डिस्ट्रेस सेल्स है, मतलब बहुत टेंशन में होते हैं वो जो सेल्स करते हैं उसको, तो उसको उसके उससे जो उसको जो है रोकता है। नेक्स्ट है TMRA, ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशंस। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ऑक्शन मॉनिटरिंग मतलब जो नीलामी की निगरानी करना, और रिसोर्स ऑगमेंटेशंस का मतलब है संसाधनों को बढ़ाना। तो ये जो है एक वेब पोर्टल है, और जो एक एप्लीकेशन जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मिनिस्ट्री यानी खनन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। इट इज स्ट्रीमलाइन प्रोसेस टू वेरियस स्टैट्यूटरी क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर द माइनिंग ऑपरेशंस। जो माइनिंग ऑपरेशंस के लिए जो क्लियरेंस चाहिए होता है, ठीक है, उसको ये क्लियरेंस देने वाली एक स्टैट्यूटरी है, सांविधिक क्लियरेंस देती है। और ये ब्लॉक, स्टेट, मिनरल्स वाइज इंफॉर्मेशन को जो है दिखाएगी। और ये ब्लॉक्स टू बी ऑक्शन, जो ब्लॉक्स ऑक्शन किए जाने हैं उसको भी दिखाया जाएगा इस पोर्टल पे। एंड इट विल ऑल्सो होस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ ईच ऑफ द क्लियरेंस। और जो भी क्लियरेंस दिया जाएगा उससे संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वो इस पर दिखाया जाएगा। टिटेनियम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। टिटेनियम प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया क्या है कि ये जो है जो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा है वहां पे एक परीक्षण के दृष्टिकोण से उत्पादन शुरू किया गया है टिटेनियम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है। गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में परीक्षण यानी कि टेस्ट के लेवल पे एक प्रोडक्शन या उत्पादन शुरू किया गया है टिटेनियम का। टिटेनियम एक धातु होती है जिसको सबसे मजबूत धातु माना जाता है, जो अंटार्कटिका के सतह में नीचे काफी दबे होने की संभावना है। जो तो इसरो स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एट टिटेनियम स्पोन्ज प्लांट चावरा इन केरला। केरला के चावरा में इसरो ने
जो है ये कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक प्रोडक्शन टिटेनियम स्पॉन्ज प्लांट का शुरू कर दिया है। इंडिया बिकम सेवेंथ कंट्रीज टू प्रोड्यूस टिटेनियम स्पॉन्ज कॉमर्शियली। जो टिटेनियम है उसका वाणिज्यिक रूप से उत्पादन जो है इंडिया करने वाला 7वां देश बन गया है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आधारभूत संरचनाओं से जुड़ा हुआ सेक्टर जो है, और इसमें आपका ये रोडवेज आ जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आएगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।